गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग सॉल्यूशन में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। कॉपी पर पहले हेडिंग दे दीजिए कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। पहले तो सॉल्युबिलिटी का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे सॉल्युबिलिटी of a substance is defined as its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब ये जो लिखा हुआ है डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को आपको समझाते हैं। जैसे कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लिए। जैसे इस कंटेनर में वाटर ले लिए और वाटर कितना लिए ये पता होना चाहिए। जैसे हम वाटर 60 ml ले लिए। एक कंटेनर है, एक कंटेनर में एक सॉल्वेंट ले लिए, सॉल्वेंट मेजर्ड होना चाहिए कि कितना आप लिए हैं। जैसे हम 60 ml ले लिए सॉल्वेंट, 60 ml वाटर ले लिया। अब क्या किए कि सॉल्वेंट में, वाटर में शुगर डिजोल्व करना स्टार्ट किए। शुगर पहले 10 ग्राम शुगर डाले, इसको डिजोल्व किए, डिजोल्व हो गया। फिर 10 ग्राम शुगर लिए, डिजोल्व किए, डिजोल्व हो गया। फिर 10 ग्राम शुगर लिए, डिजोल्व किए, डिजोल्व हो गया। अब उसके बाद बस 2 ग्राम और डिजोल्व हुआ, फिर डिजोल्व होना बंद हो गया। टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। हम रूम टेम्परेचर पे ये काम कर रहे हैं। सॉल्वेंट लिए, सॉल्वेंट का नोन अमाउंट लिए, नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। फिक्स टेम्परेचर पे लिए। अब इसमें कितना आप सॉल्यूट घोल सकते हैं, तो हम देखें कि 32 ग्राम डिजोल्व किए। अब डिजोल्व होना बंद हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि 60 ml अगर वाटर था तो उसमें 32 ग्राम शुगर डिजोल्व हुआ। कब? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर 1 ml अगर वाटर होगा तो उसमें कितना शुगर डिजोल्व होगा? तो 32/60 इतना शुगर डिजोल्व होगा। मतलब 0.53 ग्राम शुगर डिजोल्व होगा। तो कोई पूछ दे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर, तो बोलेंगे 0.53 ग्राम पर मिलीलीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी हुआ क्या? तो solubility of a substance is defined as its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specific temperature। कि 1 ml पानी में 0.53 ग्राम मैक्सिमम चीनी घुल सकता है अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो तो इस तरीके से solubility लिखा जाता है।
फिर से बात सुन लीजिए, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन दिए हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। कि अगर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसमें आप कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो आप उस का मैक्सिमम कितना अमाउंट उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे 60 ml पानी में हम मैक्सिमम 32 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं, तो 1 ml पानी में कितना, तो इतना ग्राम पर ml एट 25 डिग्री सेल्सियस ये शुगर का सॉल्युबिलिटी हो गया। अब सॉल्युबिलिटी हम लोग को दो तरीके से पढ़ना है। एक हम लोग को पढ़ना है सॉलिड का लिक्विड में घुलना, और एक पढ़ना है गैस का लिक्विड में घुलना। पहले इसको नोट कीजिए। बताए कि सॉल्युबिलिटी हम लोगों को पढ़ना है दो तरीके से। एक पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब किसी सॉलिड का किसी लिक्विड में घुलना, और एक पढ़ना है गैस इन लिक्विड, किसी गैस का किसी लिक्विड में घुलना। तो ये वाला मेन है, इसी में न्यूमेरिकल भी मिलेगा और यही हम लोग को मेन पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे हम लोग, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हेडिंग दे रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो पहले बात तो ये दिमाग में रख लीजिए कि हाँ सॉलिड लिक्विड में घुलता है। जैसे चीनी है, आप घुलते देखते हैं लिक्विड में, नमक है उसको घुलते दिखते हैं लिक्विड में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में लिखेंगे कि द डिसोल्यूशन ऑफ, डिसोल्यूशन का मतलब घुलना होता है, द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड follows theory same dissolves same। कह कि सॉलिड का लिक्विड में घुलना इस थ्योरी को फॉलो करता है, सेम डिसॉल्व्स सेम थ्योरी को फॉलो करता है। इसका मतलब होता है कि जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। लिख रहे हैं इट मींस पोलर सॉल्यूट dissolves in polar solvent while non-polar solute dissolves in नॉन पोलर सॉल्वेंट। बोले कि सॉलिड का लिक्विड में घुलना इस थ्योरी को फॉलो करता है, सेम डिसॉल्व सेम वाली थ्योरी को। इसका मतलब है कि जो चार्ज वाला सॉल्यूट है वो चार्ज वाले सॉल्वेंट में घुलेगा, और जो बिना चार्ज वाला सॉल्यूट है वो बिना चार्ज वाले सॉल्वेंट में घुलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि आयोडीन है, इसमें कोई प्रकार का चार्ज नहीं है,
और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें भी कोई प्रकार का चार्ज नहीं है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो आयोडीन इसमें आराम से घुल जाता है। नमक है, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, वाटर है, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, तो ये पोलर है, ये भी पोलर है, तो ये पोलर पोलर में घुल जा रहा है, नन पोलर में घुल जा रहा है, मतलब सेम डिजोल्व सेम। अब चीनी होने का बात अभी यहाँ नहीं करना है, दिमाग में रखना है कि और भी थोड़ा बहुत थ्योरी होता है कि जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए वो पानी में घुल जाता है। जैसे चीनी में ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ, पानी में घुल जाएगा। ऐसे ये मेन थ्योरी है सॉलिड का लिक्विड में घुलने का, सेम डिजोल्व सेम। जो पोलर है पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, जो नन पोलर है वो नन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। अब इसी में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हम लोग को जानना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉलिड का लिक्विड में घुलना क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर घटाएं तो सॉलिड का लिक्विड में घुलना क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। फिर प्रेशर में भी यही बात जानना है, पहले इसको नोट कर लीजिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कॉपी पर लिखिएगा, उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें जानेंगे कि अगर आप टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो सॉलिड का लिक्विड में घुलना भी बढ़ने लगता है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा सॉलिड इन लिक्विड का। अगर आप टेम्परेचर को घटाइएगा तो सॉलिड का लिक्विड में घुलना भी कम हो जाएगा। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हुआ। ये बात याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। ये तब का बात किया जा रहा है जब आप सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसमें लिखेंगे कि प्रेशर हैज no effect, pressure has no effect on solubility of solid in liquid। जब सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। प्रेशर बढ़ाइए कुछ नहीं होगा, प्रेशर घटाइए कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकॉम्प्रेसिबल। ना तो सॉलिड को आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं और ना तो लिक्विड को आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड किसी को कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है, दोनों ही इनकॉम्प्रेसिबल है। इसीलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के ऊपर। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके बाद है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हम आपको बताए थे कि यही वाला मेन है, इसी में न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि क्या आप गैस को कभी लिक्विड में घुला हुआ देखें? कोई एग्जाम्पल सोचिए जिसमें आप देखे हो गैस को लिक्विड में घुला हुआ। आ रहा है कुछ दिमाग में? देखिए, सबसे पहले तो ये लाइन लिख दें कि गैसेज कैन बी डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। गैस लिक्विड में घुल सकता है। अब एग्जाम्पल आप क्या सोचे, देखिए सबसे पहले तो CO2 कोल्ड ड्रिंक में होता है जो आप पीते हैं। CO2 इन कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलते हैं तो कैसा आवाज आता है? इसका मतलब है उसके अंदर गैस है, और आपको बता दें CO2 गैस है कोल्ड ड्रिंक में। दूसरा, ऑक्सीजन
इन ब्लड। जब आप सांस लेते हैं तो जो एयर है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, फिर विंड पाइप मतलब ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, उसके थ्रू लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जो ब्रोंकियोल है उसमें ब्लड वेसल्स होता है, उसके थ्रू ब्लड में मिल जाता है। तो दिमाग में रखिए कि जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो भी ब्लड में डिसॉल्व होता है। तो ये हुआ गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना, गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना। ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन पानी में भी डिसॉल्व होता है। यही कारण है कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो पानी में सांस ले पाता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल दिखाएं कि हाँ गैस लिक्विड में घुलता है। सबसे पहले तो आपको बताया कि गैस लिक्विड में घुल सकता है, कुछ एग्जाम्पल दिखाए। अब आपको जानना है यहाँ भी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है गैस के लिक्विड में घुलने पर। पहले इसको नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में कि जब गैस लिक्विड में घुलता है तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए अगर टेम्परेचर को अगर बढ़ाइएगा तो गैस का लिक्विड में घुलना कम होगा। आप देखते होइएगा कोल्ड ड्रिंक वगैरह के भी बॉटल पे लिखा हुआ होता है टेस्ट बेस्ट व्हेन सर्व चिल्ड, मतलब जब आप उसको ठंडा करके पीजिएगा तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। कारण है कि टेम्परेचर अगर कम होएगा तो उसके अंदर गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा, लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ा के पीजिएगा तो उस केस में सॉल्युबिलिटी गैस का कम हो जाएगा। जैसे खुद सोचिए ना, आजकल के इस मॉडर्न जमाने में कॉफी कोल्ड भी आ गया है, कोल्ड कॉफी भी हम लोग पीते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि किसी के घर जाइए तो आपको बिठाए, एक सॉस पैन निकाले, उसमें कोल्ड ड्रिंक डाले, कोल्ड ड्रिंक को पहले बॉयल कर दे और उसके बाद आपको ग्लास में दे के हैव अ हॉट ड्रिंक, नहीं। कारण बस यही है क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए कोल्ड ड्रिंक का तो जो भी उसके अंदर गैस है वो सारा गैस हवा हो जाएगा। तो दिमाग में रखना है कि टेम्परेचर ज्यादा तो गैस का सॉल्युबिलिटी कम, टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ये टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे। इसमें ये दिमाग में रखिएगा कि प्रेशर अगर गैस का ज्यादा होगा तो वो ज्यादा घुलेगा लिक्विड में, प्रेशर अगर कम होगा तो वो कम घुलेगा लिक्विड में। कोल्ड ड्रिंक के बोतल में भी जो गैस भरा जाता है वो हाई प्रेशर पे उसको सील किया जाता है। जैसे ही आप ढक्कन को थोड़ा ढीला करते हैं उसके अंदर का प्रेशर जैसे ही कम होने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो आवाज निकलने लगता है गैस निकलने का। गैस का प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा तो उसमें ज्यादा अच्छे से घुला रहेगा, मतलब लिक्विड में अच्छे से घुला रहेगा। तो सॉल्युबिलिटी जो है गैस का लिक्विड में प्रेशर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो ये जो भी लिखवाएं आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये तो पहले लिखना ही है आपको। अब ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है इसको एक लॉ के रूप में भी कह दिया गया है। उस लॉ को हम लोग हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग हेनरी लॉ लिखेंगे, इसको पहले नोट कर लें। चलिए हेनरी लॉ देखते हैं। इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ solubility of gas in liquid, according to this law solubility of gas in liquid is directly proportional टू प्रेशर ऑफ गैस। जो बात अभी लिखवाए थे उसी को बोले कि लॉ का रूप दे दिया गया है जो हेनरी साहब दिए हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। गैस का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो गैस ज्यादा घुलेगा लिक्विड में।
अब इसमें आपको दो रिलेशन हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला रिलेशन लिखिएगा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहां ये जो m लिखा हुआ है, m का मतलब होता है मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। हेनरी लॉ में बहुत लोग केवल एक ही रिलेशन लिखवाते हैं, लेकिन एक रिलेशन अगर आप लिखे रहिएगा तो उससे सारा क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। सारा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दो रिलेशन चाहिए, तो हम आपको दोनों रिलेशन लिखवा रहे हैं। सबसे पहला केस करके लिखवा रहे हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। m का मतलब है मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, और ये जो p है, p का मतलब हो गया प्रेशर ऑफ गैस। प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो ये एक रिलेशन आ गया m इज इक्वल्स टू k इंटू p। ये एक फॉर्मूला हो गया, इसका भी किसी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। दूसरा जो रिलेशन अभी लिखवाएंगे उसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। दूसरा रिलेशन है, जैसे लॉ तो ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। लॉ तो ये है। अब आप सोचिए कि अगर कोई गैस है और लिक्विड में घुल गया, गैस लिक्विड में घुल गया, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन बन गया। लिक्विड को सॉल्वेंट मान लिए, अगर इसको सॉल्यूट मान लिए, अगर ये गैस घुला सॉल्यूशन बन गया। अब इस लिक्विड में गैस कितना है, मतलब कि सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कैसा है, कितना है, सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है या कितना फीका है, तो ये बताने के लिए तो हम लोग 7 तरीका पढ़े हैं सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को बताने के लिए। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। तो गैस कितना है लिक्विड में, ये एक्सप्रेस मोल फ्रैक्शन के द्वारा भी किया जा सकता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी एक तरीका है सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिखा गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। अब आप कहिएगा कि मोलारिटी क्यों नहीं, मोलालिटी क्यों नहीं, तो हम लोग लॉ किसका पढ़ रहे हैं, हेनरी का। तो हेनरी जो बात लिखेंगे हम लोग को वही लिखना होगा। आप अगर यहाँ पे मोलारिटी लिख दीजिएगा तो ये आपका लॉ हो जाएगा, एग्जाम में हेनरी लॉ आएगा। इसलिए दिमाग में रखिए कि मोल फ्रैक्शन अगर हेनरी साहब यूज किए हैं तो आपको भी यहाँ मोल फ्रैक्शन ही यूज करना होगा। अब ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे k इंटू पी। p इज इक्वल्स टू अगर लिखे तो कांस्टेंट इधर जाएगा तो 1 बाई कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये 1 बाई कांस्टेंट को हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, तो ये सेकंड फार्मूला हो गया, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। P इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आप जानते हैं कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है मोल फ्रैक्शन का, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट का यूनिट वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा। तो आगे लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट इज सेम एज प्रेशर। हेनरी लॉ कांस्टेंट का जो यूनिट है वो प्रेशर के यूनिट के जैसा ही होगा। कुछ बात आपको दिमाग में रखना है, जैसे प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, तो आपको याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर में 1.013 बार होता है। ये एक बात याद रखना है कि एटमॉस्फेयर और बार को ऐसे बदलना है। एक एटमॉस्फेयर में इतना बार होता है, ये दोनों प्रेशर का ही यूनिट है, एटमॉस्फेयर भी बार भी। एक एटमॉस्फेयर थोड़ा बड़ा होता है एक बार से। एक बार इज इक्वल्स टू 0.987
एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। एक एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 760 mm ऑफ Hg। बताएं कि ये सब प्रेशर का यूनिट है, mm ऑफ Hg। बार एटमॉस्फेयर, पास्कल। एक एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 1.01 इंटू टेन टू द पावर 5 पास्कल। तो ये सब पहले आप कुछ कन्वर्सन का जो तरीका है वो भी आप नोट कर लेंगे। ये सब न्यूमेरिकल बनाने में जरूरत पड़ेगा। अगर एटमॉस्फेयर को बार में चेंज करना हो, एटमॉस्फेयर को mmHg में चेंज करना हो, एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज करना हो, तो ये सब का जरूरत पड़ेगा। आपको ये बता दिए कि हेनरी लॉ कांस्टेंट का यूनिट वही होगा जो कि प्रेशर का यूनिट होगा। इतना पहले नोट कर लें। ये जो हेनरी लॉ अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, अब आपको हेनरी लॉ पर एक खूबसूरत सा सवाल दिखाने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में मिल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन सवाल है सीखने के लिए। क्वेश्चन लिखेंगे, H2S a toxic gas, H2S a toxic gas with rotten egg-like smell is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, calculate Henry's law constant. देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़िए तो क्वेश्चन में है H2S एक गैस के बारे में बात हो रहा है जो कि एक जहरीला गैस है, टॉक्सिक गैस है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है H2S अ टॉक्सिक गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है, जहरीला गैस है। सड़े हुए अंडे के जैसा इसका स्मेल है, रॉटन एग लाइक स्मेल। इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसको लैब वर्क में हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो खैर इस गैस के बारे में बात हुआ कि H2S कोई जहरीला गैस है, सड़े हुए अंडे के जैसा उसका स्मेल है, लैब पर्पस में उसका यूज होता है। अब कह रहा है कि इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर,
दिमाग में ये लाइन एकदम सेट रखिएगा, कभी भी किसी क्वेश्चन में किसी गैस का जिक्र हो और उसको किसी लिक्विड में घोलने के लिए कह रहा हो, जैसे कि यहां पर बात हो रहा है गैस का लिक्विड में घोलने के लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S का बात हो रहा है वाटर में, तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आप देखिए कि हाँ कोई गैस का जिक्र किया है और उसको किसी लिक्विड में घोल रहा है, आप समझ जाइए कि हाँ यहां आपको हेनरी लॉ लगाना है। गैस अगर लिक्विड में घुला, समझिए हेनरी लॉ आ गया। तो यहां पे है कि H2S को वाटर में डिसॉल्व किया, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर को आप अगर बार में लिखें तो लिख सकते हैं 1.013 बार। आप एटमॉस्फेयर में भी छोड़ सकते थे, बार में लिख दिए 1.013 बार। H2S को जब पानी में घोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, उस वक्त प्रेशर कितना है तो इतना है। तो कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज इतना। अब आप देखिए यहां पर मोलालिटी लिखा हुआ है, छोटा वाला m, मतलब H2S पानी में मिला, सॉल्यूशन बन गया, तो मोलालिटी सॉल्यूशन का होता है, इस सॉल्यूशन का मोलालिटी आपको दे दिया 0.195 m। मतलब ये गैस लिक्विड में घुला, जो सॉल्यूशन बना वो इतना। आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, मतलब ये जो KH है इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि कोई सॉल्यूशन का जब मोलालिटी आपको दिया रहता है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं। बहुत पहले आपको, 1-2 लेक्चर पहले आपको बताए हैं कि सॉल्यूशन का मोलालिटी है 2m। इसका मतलब क्या, तो 2m दिया रहता था तो बोलते थे कि 2 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में है। 0.3m दिया रहता था तो बोलते थे कि 0.3 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में है। यहां पे सॉल्यूशन का मोलालिटी अगर 0.195 m है, इसका मतलब हो गया कि 0.195 मोल ये सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम वाटर में। अब आप ये सोचिए कि जब इतना मोलालिटी दे दिया, इसका मतलब हो गया कि इतना मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम वाटर में है। 1000 ग्राम वाटर से आप वाटर का मोल निकाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए वाटर का मोल तो मास बाई फॉर्मूला मास कर सकते हैं। मास हो गया 1000 ग्राम, फॉर्मूला मास है वाटर का 18, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 55.5 आ जाएगा। तो आपको इसका भी मोल पता है, इसका भी मोल पता है। तो अगर आपको दोनों का मोल पता है, आप चाहिए कि अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल दे H2S का, सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट है, किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन पढ़े हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब है कि अगर इसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके मोल को ऊपर रखना होगा और टोटल मोल को नीचे रखना होगा। तो H2S के मोल को ऊपर रखते हैं और नीचे में टोटल मोल रखते हैं, मतलब H2S का भी मोल और वाटर का भी मोल। अब H2S का मोल है 0.195, टोटल मोल मतलब H2S का मोल अब प्लस वाटर का मोल, ये करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.003। एक बार हम मिला लें आंसर जी।
इसको अगर आप ये रेशियो लीजिएगा तो आएगा 0.003। तो ये मोल फ्रैक्शन H2S का हो गया। आपसे हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछ रहा है, तो सिंपल जो आप हेनरी लॉ में अभी आप फॉर्मूला पढ़े हैं, आप पढ़े हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। आपको चाहिए केएच का वैल्यू, केएच का वैल्यू निकालना है, तो केएच बराबर क्या होगा, प्रेशर इज डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। यहां तक में तो उम्मीद है दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब ये जो प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ गैस है, ये गैस किस प्रेशर पे है, तो STP पर, मतलब कि 1.013 बार प्रेशर पर, 1.013 बार प्रेशर पे, और ये तो यूनिटलेस है 0.003। दिमाग में रख लीजिए, अगर आप चाहते एटमॉस्फेयर में रखना तो आपको यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर को इतना से डिवाइड करना होता, तो आपका आंसर एटमॉस्फेयर में आता। हम बार मिला रहे हैं, आप चाहिएगा पास्कल मिलाइएगा, आप चाहिएगा mmHg मिलाइएगा, आप पर डिपेंड करता है। अब किताब है तो किताब में तो कोई एक ही यूनिट में आंसर दिया रहेगा, वो चाहे तो बार में देगा चाहे तो एटमॉस्फेयर में देगा, तो हम आपको बार में आंसर ला रहे हैं। इसको आपको इतना से डिवाइड कर देना होगा, डिवाइड करने पे आंसर आएगा 1 मिनट 337.6, 337.6 ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको हम बताए जो कि टोटली हेनरी लॉ पे है। एक छोटा सा सवाल और बताते हैं, इसको पहले नोट कीजिए। अब जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये NCERT के एक्सरसाइज से लिया गया है। क्वेश्चन लिखेंगे, द पार्शियल प्रेशर of ethane over a solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, if the solution contains contains 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of gas? चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में है एक सॉल्यूशन है जिसमें इतना ग्राम इथेन मिला हुआ है। इथेन गैस है जो कि किसी सॉल्यूशन में है। इथेन गैस कितना है तो 6.56
इंटू 10⁻³ ग्राम। कह रहा है कि जब इतना ग्राम इथेन गैस किसी सॉल्यूशन में है तो उस समय इथेन का जो प्रेशर है वो 1 बार है। यहां इथेन का प्रेशर 1 बार है। बात समझिएगा, किसी सॉल्यूशन का जिक्र कर रहा है, किसी सॉल्यूशन में इथेन मिला हुआ है, इतना ग्राम इथेन मिला हुआ है तो इथेन का प्रेशर है 1 बार। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि M = K/P, जो पहला रिलेशन आपको बताए थे, फर्स्ट रिलेशन। ये रिलेशन क्यों लिए? सिंपल सा बात है, किसी गैस को किसी लिक्विड में घोलने का बात कर रहा है, गैस लिक्विड में घुला, इसका मतलब है कि हेनरी लॉ आ गया। अब यहां पर चर्चा हो रहा है गैस के मास का, तो मास वाला रिलेशन तो यही है, M = K/P। अब यहां पर आपको M पता है और आपको P भी पता है, तो आप निकाल क्या सकते हैं, तो K बराबर क्या करेंगे, तो M/P कर देंगे। M है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम और प्रेशर है 1 बार। तो 1 से डिवाइड करने पर तो डेटा में चेंजिंग नहीं आएगा। 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, बार ऊपर जाएगा तो पर बार। यहां से तो K पता चल गया। अब कह रहा है कि अगर सॉल्यूशन में इतना ग्राम इथेन होता, ये जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में इथेन जो कि गैस है, अगर इतना ग्राम होता 5 इंटू 10⁻² ग्राम, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उस समय इथेन का प्रेशर क्या होता। तो M और P के बीच का रिलेशन तो फर्स्ट रिलेशन में ही है, M = K/P। अब M आपको इस क्वेश्चन में दे दिया है, इथेन के लिए K क्या होगा आप यहां पर निकाल चुके हैं, तो M और K अगर पता है तो P निकल जाएगा। P निकालने का तरीका है कि M/K, M क्वेश्चन में दे दिया है 5 इंटू 10⁻² ग्राम और K जो कि कैलकुलेट किए हैं आप 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम पर बार। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा वो बार में आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 7.62 बार, 7.62 बार। तो ये हम लोग अभी क्वेश्चन देखे